अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में आपको ईसा लैब की जानिब से खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग पहले भी बहुत बार इस प्रोग्राम में वो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और वो टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जोड़ों का दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, अलामात क्या है, इसको डायग्नोस किस तरह किया जाता है और फिजियोथेरेपी का इसमें कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, इसके साथ साथ हमारी डाइट क्या जो है वो रोल प्ले करती है। ये सब कुछ आज हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर कमल फयाज कुरैशी जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर ईसा लैब में। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? जी डॉक्टर, सबसे बेसिक और पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? जी ज़रूर। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हम इसको डिस्कस करें डिटेल में, अगर इसके वर्ड्स के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो ऑस्टियो मीन होता है बोन, अर्थराइटिस एक्चुअली वर्ड होता है इन्फ्लामेशन के लिए। ठीक, यानी मेडिकल टर्म होती है किसी भी चीज़ की इन्फ्लामेशन हो या जॉइंट की इन्फ्लामेशन, उसको हम कंसिडर करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस तो उसको हम किस चीज़ को कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या किया है, हमारे जॉइंट्स जो है ना उनके दरमियान जो दो बोन्स होती हैं उनके ऊपर एक कवरिंग दी हुई है सॉफ्ट टिश्यूज़ की, उसके अंदर वेयर और टेयर स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ कार्टिलेज है जो रिजल्टेंट में किसकी वजह से हो रही होती है, वेयर एंड टेयर की वजह से, और वो लीड करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस को या डेवलप करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक। डॉक्टर, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आपने डिस्क्राइब किया, लेकिन अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की जाए स्पेसिफिकली तो ये इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। जी बिल्कुल। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हम देख रहे होते हैं तो मोस्ट कॉमनली अगर कोई इफेक्टिव जॉइंट होता है तो उसके साथ हम कहते हैं, जैसे अगर ये जिस जॉइंट को इफेक्ट कर ले तो वो उसके हिसाब से उसका नाम होता है। और मोस्ट कॉमन इफेक्टिव जॉइंट जो है वो नीज़ हैं, जिसको हम कहते हैं घुटनों का दर्द या फिर घुटनों की बीमारी या जोड़ों का दर्द। वो क्यों? क्योंकि मोस्ट कॉमनली हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स जो हैं वो हिप होते हैं, नी या एंकल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली अगर आप रिसर्च बेस्ड भी देख रहे होते हैं तो इफेक्ट होते हैं हमारे नीज, जो रिजल्ट करने में लीड करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को, जिसको हम कहते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सही। तो डॉक्टर, जिस तरह आपने कहा कि डिपेंड करता है कि आपकी किस जोड़ में दर्द है, उस हिसाब से इसको नाम दिया जाता है। तो नीज़ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते ही हैं, मोस्ट कॉमन है, लेकिन इसके अलावा बॉडी के ऐसे कौन कौन से जोड़ हैं जिसमें ये जो है इस दर्द का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल। इसके अंदर मोस्ट कॉमन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी होती है तो वो नी की होती है, सेकंड पे ये हिप में भी हो सकते हैं। ठीक है, हिप जॉइंट में इन्वॉल्व हो सकता है, शोल्डर जॉइंट कंधों के अंदर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है, हमारे एल्बो में डेवलप हो सकता है, रिस्ट में भी चांसेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसको और एसोसिएटेड डिजीज़ कौन सी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है अपने जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता जाता है। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? जी, इसके बहुत वास्ट कॉजेज़ हैं, जैसे कि अगर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। अगर मोस्ट कॉमन काज की बात करें तो ओल्ड एज, यानी कि इस डिज़ीज़ को भी अक्सर जगहों पे ये कहा जाता है कि इट्स अ ओल्ड एज डिजीज़, या आपको ये यंगेस्ट में नहीं मिलती, ये पहले बात कही जाती थी, लेकिन अब ये है कि इसका ऑनसेट बढ़ गया है कि अब ये मिडिल एज में भी स्टार्ट हो गया है, हमें मिलने लगता है। लेकिन वैसे ही इसको कहा जाता था ओल्ड एज डिजीज़ है जो कि आफ्टर 70 to 60 ईयर ये डेवलप होती है। उसके बाद जो इसका मोस्ट कॉमन काज है वो क्यों ओल्ड एज है, क्योंकि हमारी जब देखिए एज बढ़ती जाती है तो हमारी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, हमारी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो रिजल्टेंट में क्या होता है कि जो वेयर एंड टियर हो रहा होता है उसकी हीलिंग नहीं होती है और इसके रिजल्टेंट में जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में डेवलप हो जाता है। ठीक। और अगर हम इसके दूसरे काजेज़ को डिस्कस करना चाहें तो उसमें आता है कि इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया, ये भी लीड करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को, लीड कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्टिशियस काजेज़ में क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया जॉइंट में, ठीक है, जिसको हम सेप्टिक अर्थराइटिस भी कह रहे होते हैं, वो भी लीड करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है उसके अंदर। और उसके अलावा जो है गाउट हो गया, जो रिएक्टिव डिजीज़ है, उसके रिजल्टेंट में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो डेवलप हो सकता है। ठीक। डॉक्टर, काफ़ी सारे पेशेंट्स की ये शिकायत होती है कि वो जो है हैवी वेट उठाने की वजह से या फिर जो है ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से उनको ये डिजीज़ हुई है, तो इसमें किस हद तक हकीकत है? जी बिल्कुल। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करना चाहें तो उसमें ये चीज़ें आ रही होती है, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी लाइफ स्टाइल, ये बहुत मैटर करती है कि उन्हें कितनी जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है या हुआ है। बिल्कुल, इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनकी लाइफ स्टाइल का, खास तौर पे, और उनके ऑक्यूपेशन का कि उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होगा या नहीं होगा और कब तक हो सकता है। सही। अगर प्रिवेलेंस और प्रोग्नोसिस की बात की जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या रोल है इसका? देखिए, अगर हम इसकी प्रिवेलेंस चेक करें
तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बहुत कॉमनली मिलने लगी है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन मिलती है। एक इसका मेन फैक्टर ये भी है कि डाइट इतनी अच्छी नहीं रही, जिसके रिजल्टेंट में जो है ये बहुत जल्दी हमें अर्ली एज में मिलने लग रही है, क्योंकि लोगों में विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की इंटेक अच्छी नहीं है। सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी, मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो है 36% लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं और ज़्यादातर उनमें ओल्ड एज लोग शामिल हैं, जिस तरह आपने ये बात की थी। बिल्कुल। और अगर हम उसकी दूसरे अलावा प्रिवेलेंस चेक करना चाहें तो अगर आप देखें रेशो वाइज, तो अगर 7 लोग हैं तो उनमें से किसी एक को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप, सही, ठीक है। और अगर आप देखते हैं कि 10,000 लोग, तो उनमें से 200 लोग सफ़र कर रहे होते हैं। और अगर हम अमेरिका की एक जैसे स्टडी है उसमें बताया गया है, जो कि अर्थराइटिस फाउंडेशन है, उसने ये बात मेंशन की है कि 27 मिलियन लोग जो है यूएसए में सफ़र कर रहे हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से। ओह माय गॉड। जी, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है ये चीज़। तो डॉक्टर, इसको डायग्नोज किस तरह किया जाता है? क्या एक्सरे वाहिद सॉल्यूशन है इसका? नहीं, हम इसको जब डायग्नोस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनको हमें कवर करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले पेशेंट की हिस्ट्री, ठीक है। हम उनसे डिस्कस करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनसे हिस्ट्री में पूछते हैं, उनकी एज देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर उनकी हिस्ट्री मैटर करती है, उनको फिर असिस्ट किया जाता है फिजिकली बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट के इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है नहीं। क्रेपिटेशंस या क्रैकिंग साउंड्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं। उसके अलावा फिर ऑप्शन आता है एक्सरे या इमेजिंग या फिर एमआरआई। उसमें जो बोनी चेंजेस होती हैं, जॉइंट स्पेस, क्योंकि वो एक्सरे के अंदर ही आपको पता चल रहा होता है कि स्पेस कम और ज़्यादा हो गया है या फिर जो बोन है वो किस कंडीशन में है, तो उनकी हेल्प से जो है हम इसको फिर डायग्नोस करें। ठीक है, एक्सरे से तो डायग्नोस हो जाता है, इसके अलावा मजीद भी काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट हैं, मुझे ऑब्वियसली टर्म याद नहीं रहेंगी। जी, एमआरआई होता है, एमआरआई भी यूज़ किया जाता है इसके लिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, उसकी इमेजिंग ही होती है नी जॉइंट के अंदर। वो बाकायदा और डिटेल में आपको अच्छे से पिक्चर्स बताता है कि कार्टिलेज कितने % डैमेज हो गया है, कितना इंटेक है या कितना प्रिजर्व है। ठीक, तो क्या ये डायग्नोसिस तो इसकी पॉसिबल है इस तरह, लेकिन क्या वाहिद सॉल्यूशन इसका सर्जरी है? नहीं, फिजियो देखें, इसका जो अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, हमारा सर्जरी हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। मेडिकल में सर्जरी इज़ अ लास्ट ऑप्शन। जब कोई चीज़ें काम नहीं कर रही होती तो फिर हम इस तरफ जाते हैं, वरना क्या होता है, हम कंजर्वेटिवली इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सही। मेडिसिन इसमें इसका रोल आ रहा होता है कि हम एनसीड्स या फिर जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड की इंजेक्शन, आजकल बड़ी प्रैक्टिस हो रही है इसकी, वो यूज़ किए जाते हैं, इसकी प्रायोरिटी रखी जा रही होती है, क्योंकि वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रोक रहा होता है, पेन को रोक रहा होता है, इसलिए इसको रिकमेंड किया जा रहा होता है। लेकिन स्टेरॉइड्स तो वाहिद सॉल्यूशन नहीं है, वो तो टेम्पररी एक सॉल्यूशन जी, बिल्कुल स्टेरॉइड नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि ये मैनेजमेंट यूज़ की जाती है इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करने के लिए, मेडिसिन के तौर पर। एनसीड्स हो गए, कोर्टिकोस्टेरॉइड की इंजेक्शन हो गए, हाइलुरोनिक एसिड होता है एक, वो भी शॉक एब्जॉर्बिंग होता है और लुब्रिकेंट का काम करता है, वो भी यूज़ किया जा रहा है आजकल, है ना, इसकी प्रैक्टिस के अंदर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। फिर हम उसके अलावा अगर बात करें फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी का भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल आता है या बहुत इफेक्टिव रोल आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेडिसिन को छोड़ देती है, आपकी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड कर कर आपको जो है डेली एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आ रही होती है और आपको सर्जरी से भी रोक रही होती है। ठीक, तो फिजियोथेरेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर, अगर ये चाहें कि ओल्ड एज में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का सामना ना करना पड़े, तो अर्ली एज में ऐसी कौन सी डाइट को या फिर कौन सी एक्टिविटीज़ को अपनाना चाहिए जिसकी वजह से ओल्ड एज में हम लोगों को इस बीमारी का सामना ना हो? जी बिल्कुल, इसके लिए देखें, पहली चीज़ है आपकी डाइट इंटेक। आपकी डाइट जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें किस तरह से कि आप जो है वो मिल्क का अच्छा इस्तेमाल करें, विटामिन वगैरह, क्योंकि विटामिन डी और जो हमारा कैल्शियम है वो हमें दूध से ही मिल रहा होता है, तो आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश बहुत अच्छी रहती है, ओवरऑल हर चीज़ के लिए फ़िश बहुत अच्छी है, बोन्स के लिए भी और जॉइंट्स के लिए भी आपको फ़िश इस्तेमाल करनी चाहिए, अंडा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये आप अपनी डेली बेसिस पे डिवाइड कर लें कि मुझे वीक में भाई अगर एक है तो दिन मतलब वीकली जो है 3 to 4 डेज़ खाना है, ठीक है। आप अपनी डाइट को बैलेंस करें और इन चीज़ों का इंटेक इस्तेमाल करें। उसके अलावा ओमेगा 3 उसका इंटेक बढ़ा दें आप, तो ये भी चीज़ें जो है क्या करती है, प्रिवेंट कर रही होती है कि आप आगे चलकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेवलप करें। सेकंड, अगर हम पॉइंट देखना चाहें तो वो इसमें क्या आता है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस लेके आएँ, यानी कि ओबेसिटी जो है ना वो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेवलप करने के लिए। तो आपने अपना वेट जो है वो कंट्रोल रखना है, आपने ओवरवेट में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आपका ओवरवेट होते ओबेस में जाते हैं, आपका सारा जो वेट है या प्रेशर है आपकी जॉइंट पर जाता है, नी जॉइंट पर खासतौर पर। वहाँ पर कांस्टेंट कंप्रेसिव फोर्स होने की वजह से फ्रिक्शन स्टार्ट होती है और रिजल्टेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो आपने ओबेसिटी को प्रिवेंट करना है, लाइफ स्टाइल में ये चीज़ आ सकती है। एक्सरसाइजेस को अपना हिस्सा रखें। और दूसरा जो है आप अपने क्या नाम है
अगर किसी जगह पे इस तरह का काम कर रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आपको स्टैंडिंग ज़्यादा करनी है, तो आप एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा बीच में रख लिया करें अपनी एक्टिविटीज़ के दौरान। इसके रिजल्टेंट में क्या होता है कि आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी बॉडी में जो दोबारा से एनर्जी आ जाती है कि आप अपना काम जो है वो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, डॉक्टर अभी आपने बात की ओबेसिटी की, और अगर ख़वातीन में देखा जाए तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या चेंजेस की वजह से ख़वातीन में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है अगर कंपेयर किया जाए मर्द हजरात के मुकाबले में। तो क्या पहले ओबेसिटी की वजूहात को तलाश करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय डायरेक्ट आप लोग इस इलाज पे आते हैं, फिजियोथेरेपी पे? देखिए नहीं, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया है तो हम उसके काजेज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आगे फर्दर लीड ना करे या प्रोग्रेस ना हो। अगर उसका काज ओबेसिटी है तो फिर हम उसकी ओबेसिटी पे काम करना शुरू करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, अपनी जो है इस तरह की एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज़ रखें ताकि आपके जॉइंट पे से प्रेशर कम हो। सही। आप उसके काज को दूर करेंगे तो डिजीज़ दूर होगी ना। हम सिर्फ सिम्टम मैनेज कर लें, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट। बिल्कुल, आपने उनके रूट को दूर करना होता है, जो एक बेसिक चीज़ होती है जिसकी रिजल्टेंट में वो डेवलप हो रही होती है। तो इस तरह से हमें अप्रोच लेते हैं। ठीक, आपने डाइट के हवाले से भी बताया। फिजियोथेरेपी के हवाले से अगर बात की जाए तो ऐसे कौन सी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम फॉलो करके ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं, जैसे कि वॉक हो गई या फिर मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? जी, इसमें देखिए मैंने यही बताया कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर देख रहे होते हैं तो आपकी वॉक हो गई, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जी, जो आप कर सकते हैं, ठीक है, अपनी उसको मसल्स की पावर को मेंटेन रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जब कभी जॉइंट कमज़ोर होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो क्या जाता है आपकी पूरी बॉडी पे आ रहा होता है। तो हमें क्या करना होता है उस टाइम कि अपने मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो इस जॉइंट को डील कर सके, इस जॉइंट को कंट्रोल कर सके, आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उन मसल्स पे काम स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो होती है ना, हम उन पे काम स्टार्ट करवा देते हैं ताकि आगे चलकर जो है उनको फिर उनकी जॉइंट मसल्स में इतनी पावर हो कि उस जॉइंट को डील कर सके या उसको बैलेंस करें। जिस तरह आपने स्टीरॉयड का जिक्र किया था अभी कि स्टीरॉयड, और मैंने मेंशन किया था कि एक टेम्परेरी ऑप्शन है। डॉक्टर, क्या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर वो लोग चाहते हैं कि उस पेन से रिलीफ उनको मिले और वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये हार्मफुल नहीं हो सकता एक वक्त पे आके? जी बिल्कुल हार्मफुल होता है। ये बात हमने शायद पहले भी डिस्कस की थी कि स्टेरॉयड के जो इंजेक्शन हैं ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वक्ती आपको सेंसेशन देते हैं कि आपको पेन नहीं है, इज़ अ पेन किलर के तौर पे काम करते हैं। वो आपकी इन्फ्लामेशन को रोक देते हैं, आपकी पेन की सेंसेशन को रोक देते हैं, लेकिन ये आपकी डिजीज़ को नहीं रोक सकते। इसलिए आपको इनको बार बार रिकरेंट लगवाने पड़ते हैं और फिर एक स्टेज आती है कि ये भी काम करना छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपको फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर सेल्फ मेडिकेशन की बात की जाए, पाकिस्तान में उमूमन लोगों को जब भी कोई बीमारी होती है तो वो कोशिश करते हैं कि डॉक्टर को रुजू करने से पहले वो सेल्फ मेडिकेशन करें, ख़ुद पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके बाद जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है तो वो फिर जाके डॉक्टर को रुजू करते हैं। ज़्यादातर ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ में देखा जाता है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सेल्फ मेडिकेशन कब तक, मतलब एट लीस्ट कब तक जो है वो करने से कोई नुकसान नहीं होता, और कब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? जी, अगर आपको लगता है कि आपको जो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की ना स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। अगर हम इसकी ग्रेड्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, माइनर, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। उसकी बेस पे आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अब कंसर्न लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले आती है 0 स्टेज, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई साइन और सिम्टम नहीं मिलते। लेकिन फिर जब माइनर स्टेज आती है तो उसमें क्या है, डीजनरेटिव चेंजेस जो है वो माइनर लेवल पे नी में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पेन जो है उनको इतना नहीं होता, लेकिन डिस्कम्फर्ट होता है, वो उनको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, उठने में बैठने में, ये चीज़ें चेंजेस आना उनकी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें मॉडरेट स्टेज जो कि सेकेंड स्टेज है, उसमें क्या होता है कि उनके जो है पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कब, ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ के साथ, यानी कि उनको स्टैंडिंग में डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाएगा, जब वो बैठकर खड़े होंगे तो वो कंप्लेन करेंगे, स्टेयर क्लाइंबिंग में उनको स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम एक्सरे की फाइंडिंग्स देखना चाहें तो उसमें भी नैरो होना स्टार्ट हो जाती है स्पेस, तो वो स्टेज आती है मॉडरेट। इस कंडीशन में जब आपको लगता है कि हाँ मुझे अब मेरे एडियल्स डिस्टर्ब होने लगे तो आपको कंसर्न करना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि वो रिलीफ नहीं हो रहा और वो पेन जो मोर देन 1 मंथ रहता है तो आपको डॉक्टर से कंसर्न कर लेना चाहिए, इनिशियली स्टेज में ट्रीट हो जाए, ना कि फर्दर इंक्रीज़ हो। सही। अगर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात की जाए, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये इसके क्या जो है वो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? हाँ देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट कब कर रहे होते हैं हम, जब अक्सर पेशेंट जो है आर्थोप्लास्टी के बाद हो उससे उस स्टेज से गुजरे। आर्थोप्लास्टी क्या होता है कि या तो टोटल नी रिप्लेसमेंट होती है या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि बोन्स के एंड्स को रिमूव करके आर्टिफिशियली जो है वो इम्प्लांट किए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम अक्सर कहते हैं
जिसको कहा जाता है कि उन्होंने घुटने चेंज करवाएं, ठीक है। उसमें बाकायदा ये टर्म यूज़ होती है कि हमने गोले डलवाई हैं, इस तरह के टर्म्स वो लोग पेशेंट बाकायदा यूज़ कर रहे होते हैं। हमें तो पता था वो उन्होंने वो डलवा लिए हैं ऑर्थोसिस ना, तो वो क्या होते हैं कि उनके वो सर्जरी को कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। उसके बाद उनकी जो है वो क्या होती है, फिजियोथेरेपी का पूरा प्रोसीजर चलता है बाकायदा 3 मंथ, जो उनको इस काबिल करते हैं कि वो डॉक्टर आई हैव अ क्वेश्चन हियर, क्या घुटने चेंज करवाना पॉसिबल है? हाँ, लेकिन अगर आप इस तरह से अगर हम देखें तो बिल्कुल पॉसिबल है। उसी को तो कहते हैं कि हमने घुटने चेंज करवाए। ये टर्म बिल्कुल अब यूज़ होती है और सबको बहुत वेल नोन है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या है या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या है। ठीक। डॉक्टर, अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की जाए तो ऐसे कौन सी एक्सरसाइज हैं जो पेशेंट्स ऑलरेडी इस जो है वो दर्द का शिकार हैं और वो घर पे हैं और चाहते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट लाएं अपने आप में, तो ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइज हैं जो वो घर में बैठ के कर सकते हैं और उनको इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आए? जी देखिए, कुछ जनरल एक्सरसाइजेज मैं बता दूंगी ताकि वो तकरीबन पेशेंट्स पे काम कर रही होती है, लेकिन ये है कि उस एक्सरसाइजेज को वो 1 से 2 वीक्स रखें। उनको लगता है कि हमारा पेन में कुछ कमी आई है तो उसको फर्दर कंटिन्यू करें। अगर उन्हें लगता है कि उनका पेन सेम है तो फिर उन्हें कंसर्न करना चाहिए डॉक्टर से। ठीक। अब एक्सरसाइजेज से पहले क्या है कि उन्हें चाहिए कि अगर सूजन है, क्योंकि इसके साइन और सिम्टम बहुत डिफरेंट हैं, पेन होना, रेडनेस मिलना, जॉइंट इफ्यूजन या स्वेलिंग का साथ में होना, अगर उनकी जॉइंट में सूजन या स्वेलिंग या मिल रही है फ्यूजन, तो हम उन्हें रिकमेंड कर रहे थे कि आप पहले इस पर आइसिंग करें ताकि उसकी स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन कम हो। उसके बाद हम उसको दूसरी चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं। हीटिंग भी यूज़ हो रही होती है और आइसिंग भी, वो डिपेंड करता है उसको कि उनकी कितनी क्रोनिक और कितनी एक्यूट कंडीशन है। उसके बाद अगर एक्सरसाइजेस की बात करें तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पे लेके जाते हैं। स्टैटिक क्वाड्स होते हैं जो हम इसमें फॉलो कर रहे होते हैं। स्टैटिक क्वाड्स किस तरह से होते हैं कि वो नी के पिलो होता है, बाकायदा से आप एक क्या नाम है टॉवल रोल ले लें या फिर कोई एक छोटा सा रोल पिलो बनाकर उसको आप एज आ स्टैटिक क्वाड्स किस तरह से यूज़ करते हैं कि बिलो नी रखते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं नी से। सही, ठीक है। और उसके बाद जो है आप क्या करते हैं कि क्रूक लाइन लेटते हैं जिसमें नी फोल्डिंग के साथ आप सुपाइन पोजीशन में लेटे होते हैं और बिटवीन नीज़ जो है उस पिलो को रखते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं और उसके बाद इसी तरह नीज़ को ओपन करना होता है। ये क्या कहलाते हैं, स्टैटिक क्वाड्स कहलाते हैं। ठीक। उसके बाद इसके अंदर दूसरी जो हम प्रोटोकॉल देख रहे होते हैं वो स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती है। हम हमारे जो कार्डिसेप मसल्स होते हैं इन पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जो बैक के जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो मसल टाइट हो रहे होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग पे आ जाते हैं ताकि आपकी जो मसल्स हैं उस जॉइंट को जो है वो डील कर सके या उस पर जो कंप्रेसिव और एक्सेसिव फोर्स आ रही है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक। डॉक्टर, अगर ईसा लैब की स्पेसिफिकली बात की जाए तो व्हाट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ईसा लैब फॉर द लाइक प्रिवेलेंस? देखिए, ईसा लैब में तो सारी सर्विसेज, जैसे फिजियोथेरेपी की जो है वो सारी सर्विस दी जा रही होती है, यानी उनके ट्रीटमेंट के दौरान जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या नीड्स है वो तकरीबन सर्विस उनको दी जाती है। ठीक। तो ईसा लैब की जानिब से आज ये प्रोग्राम हेल्थ21 चल रहा है और ईसा लैब अपने जो है वो पेशेंट्स को बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे पैकेजेस ऑफर कर रहा है जिनकी वजह से पेशेंट्स वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट बहुत इजीली और बहुत मैनेजेबल अफोर्डेबल रेट्स में जो है वो करवा सकते हैं। आज हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे थे, यानी कि जोड़ों का दर्द, और ख़ास तौर पर हमारा फोकस था नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जानिब जो कि ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों में होता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी डॉक्टर कमल फयाज़ कुरैशी। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आई और अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।